Hello everyone, this is Pradeep Verma, the Commerce Guru. I welcome you all on your favorite YouTube channel. Today I am back with another video under mission 9 July 2020. And in this video, today we are going to discuss a very short as well as a very important topic from both point of view and from the chapter Financial Market, and today's topic is SEBI, Securities and Exchange Board of India. So before starting today's video, I would like to request you all to please subscribe my channel if you have visited first time on this channel, and press the bell icon so that you will get the notification of my upcoming videos. So let's start today's video. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्जाम में सबसे ज्यादा इस चैप्टर से सेबी के बारे में अगर कहीं से पूछा जाता है तो वो क्या है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी एज वेल एज फंक्शंस ऑफ सेबी। बट इससे पहले कि हम इन सभी को पढ़ें डिटेल में, हम सबसे पहले क्या समझेंगे, सेबी के ही बारे में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट डिटेल्स अबाउट सेबी। द फर्स्ट थिंग वी शुड ऑल नो एंड आई नो दैट कि आप सभी को पता है कि सेबी का फुल फॉर्म क्या है। तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी को स्टैब्लिश किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। कब किया गवर्नमेंट ने इसको स्टैब्लिश? 12 अप्रैल 1988 को। एंड देन उसके बाद 30 जून 1992 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ऑर्डिनेंस पास करके एक लीगल स्टेटस प्रोवाइड किया। एंड लेटर ऑन इसी ऑर्डिनेंस को कन्वर्ट कर दिया गया इनटू एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, और देन इसको जाना जाता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। ठीक है, ये हो गई इसके बेसिक कुछ डिटेल्स। और अब बात करते हैं इनके दो मेन पॉइंट्स की, जो कि हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी में पहला पॉइंट आता है रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो पॉइंट तो बहुत सिंपल सा है, रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। रेगुलेशन वर्ड भी आप सभी समझते हो, कंट्रोल। तो मेरा ये पर्सनल सजेशन आप सभी को है कि इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि स्टॉक एक्सचेंज एक्चुअली होता क्या है। तो स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली कुछ और नहीं है, जैसे एक मार्केट प्लेस होता है जहां पर हम क्या करने जाते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, तो वैसे स्टॉक एक्सचेंज भी एक ऐसा प्लेस है, ठीक है, वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेस है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग। बट गुड्स की नहीं करते, यहां पर किसकी करते हैं, स्टॉक की, यानी सिक्योरिटीज की। यानी कि जो पब्लिक कंपनी होती है, लिस्टेड कंपनीज होती हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उनके शेयर्स को, उनके सिक्योरिटीज को हम वहां पर डील करते हैं, बाय मींस परचेज करते हैं एंड सेल करते हैं। तो जब एक मार्केट में परचेजिंग एंड सेलिंग का काम होता है तो बहुत जरूरी है कि वहां पर एक कंट्रोलर होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव को स्टैब्लिश इसीलिए किया गया ताकि वो स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करे। नाउ क्या आप सभी को पता है कि राइट नाउ व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया? सो इट इज 23। सो इंडिया में प्रेजेंटली 23 स्टॉक एक्सचेंज हैं, जिनमें से 2 स्टॉक एक्सचेंज ऐसे हैं जो कि नेशनल लेवल पर हैं। ठीक है, एंड उनके नाम है BSE and NSE. BSE refers to Bombay Stock Exchange and NSE refers to National Stock Exchange. And जो रेस्ट 21 जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज बच जाते हैं आउट ऑफ 23, वो हमारे रीजनल लेवल के स्टॉक एक्सचेंज हैं। ठीक है, इन दैट वी आर हैविंग प्रेजेंटली 23 स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। ठीक, नाउ सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी इज प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स आप सभी जानते हो वो लोग होते हैं वो इन्वेस्ट मनी। ओके, तो जिस तरह एक नॉर्मल बिजनेस होता है एंड उसके लिए जो इंपॉर्टेंस किसी कस्टमर को लेकर के होती है, दैट मीन्स वी कैन नॉट इमेजिन एनी बिजनेस, सिंगल बिजनेस को भी हम इमेजिन नहीं कर सकते विदाउट अ कस्टमर। सो इन द सेम वे स्टॉक एक्सचेंज में भी जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वी कैन नॉट इमेजिन अ स्टॉक एक्सचेंज विदाउट द इन्वेस्टर्स। तो सेबी को स्टैब्लिश करने के पीछे जो एक ऑब्जेक्टिव है, दैट इज टू प्रोवाइड देम द प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। एंड नाउ प्रोटेक्शन इन व्हाट सेंस? तो प्रोटेक्शन का मतलब यहां पर है प्रोटेक्शन फ्रॉम रॉन्ग इंफॉर्मेशन गिवन बाय कंपनीज प्रोस्पेक्टस।
काफी ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं जिसके लिए सेबी कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है, और वो ये है कि कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में जो इन्फॉर्मेशन देती है कई बार मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती हैं। तो उन सभी से प्रोटेक्ट करने के लिए देन मिनिमाइजिंग द रिस्क इन द पेमेंट एंड द डिलीवरी ऑफ द सिक्योरिटीज। तो जो स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग प्रोसीजर में पेमेंट एंड साथ साथ डिलीवरी के जो प्रोसीजर्स होते हैं उनमें सेफ्टी प्रोवाइड करना भी सेबी का ऑब्जेक्टिव है। तो इन दैट वे सेबी प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स। देन द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज चेकिंग इनसाइडर ट्रेडिंग। नाउ इस पॉइंट में आपको ज्यादा कुछ नहीं, इनसाइडर ट्रेडिंग की मीनिंग को एक्सप्लेन करना है और सेबी उसको चेक ऑन करती है कंटिन्यूअसली, यही उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हुआ। सो नाउ व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग? तो क्या है कि कंपनी के जैसे नॉर्मली हर बिजनेस के अपने अपने सीक्रेट होते हैं एंड नो वन वांट टू रिवील इट टू अदर। तो जो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, जिनके पास कंपनी के सीक्रेट इंफॉर्मेशन होते हैं, क्या करते हैं ये लोग? उसका मिसयूज करते हैं। दे यूजुअली टेक undue advantage of those secret information for the purpose of buying and selling of the securities in the stock exchange. एंड उनके इस एक्ट के वजह से मेनली जो रिस्क क्रिएट होता है, जो लॉसेस क्रिएट होते हैं, वो किसके लिए होते हैं? वो एक जनरल इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं। तो सेबी के एस्टैब्लिशमेंट के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि जो इनसाइडर प्रैक्टिसेस, जो कि एक बैड हैबिट है स्टॉक एक्सचेंज के लिए, उस पे वो चेक ऑन करते हैं कंटिन्यूअसली। एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी इज कंट्रोल ओवर ब्रोकर्स। सो ब्रोकर्स वो इंटरमीडिएटरीज है जो आपके सिक्योरिटीज के परचेज एंड सेल, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग के प्रोसेस को कंप्लीट कराने में आपकी हेल्प करते हैं। और आज हम जानते हैं कि विदाउट ब्रोकर यू कैन नॉट डील इन द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो सेबी का एस्टैब्लिशमेंट के पीछे एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो ब्रोकर्स हैं, जो आपके इंटरमीडिएटरीज हैं, उनके एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। ठीक है, अब ये बात आती है कि सेबी वो करती कैसे है कंट्रोल उनको? तो बाय मेकिंग कोड ऑफ कंडक्ट, तो वेरियस कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है फॉर द ब्रोकर्स, दैट इज द इंटरमीडिएटरीज, कि वो कैसे उनमें उनका बिहेवियर होगा, वे ऑफ बिहेवियर कैसा होगा। एंड ऑल्सो सेबी रजिस्टर्ड देम टू चेक द एक्टिविटीज ऑफ द ब्रोकर्स। तो साथ साथ सेबी और क्या करती है कि जो ब्रोकर्स होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करती है एंड साथ साथ उनकी एक्टिविटीज को चेक करती रहती है कंटिन्यूअसली। सो ऑल दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। ठीक है, now the most important part of SEBI from our syllabus point of view is the functions of SEBI. ठीक है, आप सभी को I think पता ही होगा because you all are revising for your board examination that is going to held on 9th of July. So you well know about the functions of objectives and these are 3 in numbers. ठीक है, कौन कौन से functions हैं हमारे? Protective, देन डेवलपमेंटल एंड देन रेगुलेटरी। ये 3 फंक्शंस हैं एंड हम अक्सर देखते हैं हमारे केस स्टडी क्वेश्चन में इनको बेस बनाया जाता है कि आपको एक केस छोटा सा दे दिया जाता है एंड कहते हैं कि आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ सेबी। ठीक है, तो देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ फंक्शंस ऑफ सेबी। द फर्स्ट वन इज प्रोटेक्टिव, द सेकंड वन इज डेवलपमेंटल एंड द थर्ड वन इज रेगुलेटरी। ओके, नाउ वन बाय वन हम इनको एक्सप्लेन करने वाले हैं एंड उसके बाद एट द एंड ऑफ द वीडियो वी विल हैव फ्यू केस स्टडीज क्वेश्चन अगेन इसी चीज के लिए, सो दैट कि आपने कितना समझा है आज के इस टॉपिक को। ठीक है, सो दैट कि आपका जो भी डाउट अगर इन केस बच जाता होगा तो वो भी उस केस स्टडी के साथ कवर अप हो। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट फंक्शन ऑफ सेबी। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है? प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो इससे पहले कि हम इसको डिटेल में जानें, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि व्हाट इज प्रोटेक्टिव फंक्शन। ठीक है, देन पढ़ेंगे कि हाउ इट इज डन बाय सेबी। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन का मतलब है कि टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, ठीक है, एज वेल एज मेक द सेफ्टी ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो 2 चीजों को बेसिकली इसमें कंसिडर किया जाता है, इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी एज वेल एज इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन। तो इसी को हम प्रोटेक्टिव फंक्शंस ऑफ सेबी कहते हैं। ठीक है, नाउ वन बाय वन हम जानेंगे इसमें कुछ पॉइंट्स को कि किस तरह से सेबी प्रोटेक्टिव फंक्शन को अपना परफॉर्म करती है। ठीक है, द फर्स्ट वन इज चेकिंग ऑन प्राइस रिगिंग। नाउ ये है बहुत ही एक की टर्म टू एक्सप्लेन प्राइस रिगिंग। प्राइस रिगिंग क्या होता है और जो भी होता है, खैर अभी मैं बताऊंगा आपको क्या होता है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता भी हो। तो जो प्राइस रिगिंग होता है वो कहीं से भी स्टॉक एक्सचेंज के लिए अच्छी बात
बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसको सेबी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। बाय मींस प्रोटेक्ट इन द सेंस इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है प्राइस रिगिंग के इस प्रैक्टिस से, ठीक है। नाउ अब जानते हैं क्या होता है। इट इज एक्चुअली मैनिपुलेटिंग द प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। जो हेरा फेरी आप समझते हो ना, प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज जो होती है उसको मैनिपुलेट कर किए जाते हैं, एंड जिससे कि जो इन्वेस्टर्स की इंटरेस्ट है उसको हार्म पहुंचता है, उनको रिस्क क्रिएट होता है। तो इन चीजों पर रोक लगाती है सेबी, ओके। नेक्स्ट वन इज प्रोहिबिट्स फ्रॉडुलेंट्स एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो फ्रॉडुलेंट्स को से रोकती है, फ्रॉड को रोकती है, एज वेल एज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो होते हैं उनसे भी प्रोटेक्शन किए जाते हैं इन्वेस्टर्स को। नाउ अब ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बेसिकली क्या है, तो इसका बेसिकली मतलब है मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स गिवन बाय द कंपनीज इन द प्रोस्पेक्टस, जो हमने पहले भी वीडियो में थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि कंपनी अक्सर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्रोस्पेक्टस में मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है, तो जिससे फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं, एज वेल एज ये कहीं भी एक अगेन फेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं है, तो इट इज कंसिडर्ड एज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो इससे इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश रहती है सेबी की। नेक्स्ट वन इज प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अभी याद होगा हमने थोड़ी देर पहले ऑब्जेक्टिव में इनसाइडर ट्रेड प्रैक्टिस के बारे में डिस्कस किया था, तो सेम एक्सप्लेनेशन है, बट दिस पॉइंट इज आल्सो कंसिडर्ड अंडर प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ सेबी। तो आई एम नॉट गोइंग टू गिव फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेम टॉपिक, ठीक है। तो आप वहीं के वीडियो को दोबारा चाहो तो प्ले करके सुन सकते हो क्या था उसका मतलब, क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन सिक्योरिटीज मार्केट। तो सेबी के प्रोटेक्टिव फंक्शन में एक और भी तरीका अपनाया जाता है, वो क्या होता है कि फेयर वे ऑफ डीलिंग जो होता है उसको प्रमोट करना, एज वेल एज कोड ऑफ कंडक्ट जो होगा हमारे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड सिक्योरिटीज मार्केट में वो क्या होना चाहिए वो भी वो उसको फ्रेम करते हैं टाइमली। एंड देन लास्ट वन इज प्रोवाइड एजुकेशन रिलेटिंग टू डीलिंग इन सिक्योरिटीज टू द इन्वेस्टर्स। तो जो सिक्योरिटीज को हम डील करते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बेसिकली होता है, तो इसमें बहुत सारे रिस्क वैसे भी क्रिएट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने की वजह से, एज वेल एज कई सारे बैड प्रैक्टिस जिसको हम कहते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की वजह से जो बहुत रिस्क क्रिएट होते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, उन सभी चीजों को रिमूव करने के लिए इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना टाइमली, ठीक है। तो इस तरीके से भी अपने प्रोटेक्टिव फंक्शंस को परफॉर्म करती है। सो नाउ after the discussion of the first function of SEBI, that is protective function, let's discuss the next function, that is developmental function. तो अगेन हम सबसे पहले क्या समझेंगे, डेवलपमेंटल फंक्शन क्या होता है, ठीक है। प्रमोट एंड डेवलप द एक्टिविटीज इन स्टॉक एक्सचेंज एंड इंक्रीज द बिजनेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको प्रमोट करना, एज वेल एज उनको डेवलप करना, और साथ साथ जो बिजनेस स्टॉक एक्सचेंज का है उसको इंक्रीज करना, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंटल फंक्शन। नाउ अगेन अब हम जानने की कोशिश करेंगे जैसे कि प्रोटेक्टिव फंक्शन हमने किया था कि हाउ सेबी इज डूइंग द डेवलपमेंटल फंक्शन, ओके। द फर्स्ट पॉइंट इज प्रमोट ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएटरीज। तो आप जानते हो सभी कि इंटरमीडिएटरीज क्या होते हैं, जैसे कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है हमारा, ठीक है, एंड अ कंज्यूमर। इन दो के बीच में हम जानते हैं बेसिकली होलसेलर्स एंड रिटेलर्स एग्जिस्ट करते हैं एज इंटरमीडिएटरीज, जिनकी मदद से गुड्स का फ्लो फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर हो पाता है। इन द सेम वे इन स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है और एक इन्वेस्टर है, इन दोनों के बीच में अगर कोई लिंकेज है तो वो क्या है, इंटरमीडिएटरीज। एंड इंटरमीडिएटरीज कई तरह के होते हैं, लाइक ब्रोकर्स हैं, सब ब्रोकर्स हैं, मर्चेंट बैंकर्स हैं। तो बेसिकली सेबी का क्या फंक्शन है कि इनके लिए ट्रेनिंग को प्रमोट करना, ठीक है, सो दैट कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज के जो ट्रेडिंग प्रोसेसेस हैं वो इजीली कंप्लीट किए जा सके। देन नेक्स्ट वन इज कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल टू ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स। तो जो भी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं उन सभी के लिए जो यूजफुल इंफॉर्मेशन हो सकते हैं उन सभी को टाइमली क्या करना, पब्लिश करना, एज वेल एज उन सभी एक्टिविटीज के लिए जो रिलेटेड रिसर्च वर्क है वो भी कंडक्ट करते रहना। ये सारा डेवलपमेंटल फंक्शन के अंदर कंसिडर किया जाता है, ओके। द नेक्स्ट वन इज फैसिलिटेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ कैपिटल मार्केट। तो कंटिन्यूअसली सेबी क्या कोशिश करती है कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है ट्रेडिंग प्रोसीजर में, सो दैट कि आपका जो आपका कैपिटल मार्केट है उसका जो एक्टिविटी है वो इजीली कंडक्ट
किया जा सकता हो। तो ऑल दीज आर द वेरियस वे बाय विच द सेबी कंडक्टिंग इट्स डेवलपमेंटल फंक्शन। ठीक है, सो होप सो कि अभी तक दो फंक्शन जो हमें पढ़े हैं वो समझ में सभी को आ गए होंगे, प्रोटेक्टिव फंक्शन एंड देन डेवलपमेंटल फंक्शन। नाउ द थर्ड वन इज रेगुलेटरी फंक्शन। नाउ जैसे हमने पिछले दोनों फंक्शंस में जाना कि डेवलपमेंटल फंक्शन क्या है, प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या है, वैसे ही पहले हम क्या जानेंगे कि व्हाट डू यू मीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलेटरी फंक्शन। ठीक है, तो रेगुलेटरी फंक्शन का बेसिकली मतलब है टू रेगुलेट द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जो भी बिजनेस होते हैं उसको क्या करना, रेगुलेट करना, और रेगुलेट का मतलब सभी समझते हो, कंट्रोल करना। नाउ अगेन हम ये जानने की कोशिश करेंगे हाउ सेबी इज डूइंग दिस फंक्शन, दैट इज रेगुलेटरी फंक्शन। The first one is registration and regulation of brokers, sub-brokers and other intermediaries। जैसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि इंटरमीडिएटरीज सिर्फ ब्रोकर्स ही नहीं होते हैं, सब ब्रोकर्स एंड मर्चेंट बैंकर्स भी आते हैं। उन सभी का क्या करना, उनके एक्टिविटीज को रेगुलेट करना एज वेल एज रजिस्ट्रेशन करना इन सभी का। ठीक है, देन द नेक्स्ट वन इज कंडक्टिंग ऑडिट एंड इंक्वायरीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड इंटरमीडिएटरीज। तो जो स्टॉक एक्सचेंज है उनका ऑडिट एज वेल एज इंक्वायरी, साथ साथ जो इंटरमीडिएटरीज है उनके लिए भी ऑडिट एंड इंक्वायरीज कंडक्ट करते रहना टाइमली, तो जिससे कि उनके वेरियस एक्टिविटीज पर चेक ऑन हो सके इफ दे आर इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज रजिस्टर एंड रेगुलेट द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। द नेक्स्ट वन इज रजिस्टर एंड रेगुलेट द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम लाइक म्यूचुअल फंड। तो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम जैसे कि म्यूचुअल फंड होता है उनका रजिस्ट्रेशन एंड उन पर भी रेगुलेशन का वर्क करना। देन द लास्ट वन इज सेबी रेगुलेट टेक ओवर ऑफ द कंपनी। तो इन दिस वे आप सभी ने भी सुना कि किस तरह से सेबी अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती है। और हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी को पता होना चाहिए कि ज्यादातर हमारे एग्जामिनेशन में रेगुलेटरी या प्रोटेक्टिव फंक्शंस को लेकर के केस स्टडीज प्रिपेयर किए जाते हैं, बिकॉज इन्हीं में कहीं कहीं जो बच्चे होते हैं कंफ्यूज होते रहते हैं। तो हम अब इन सभी एक्सप्लेनेशन के बाद अब कुछ केस स्टडीज को डिस्कस करने वाले हैं। 2-4-5 क्वेश्चंस होंगे जिनको आप सभी अब तक के पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को लेकर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि जो हमने अब तक सीखा उसके बेस पर आप क्या इन केस स्टडीज को सही तरीके से पिक कर पा रहे हो कि नहीं। एंड इफ इट इज रिक्वायर्ड देन मैं वहां पर भी आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो लेट्स हैव द क्वेश्चंस टू आइडेंटिफाई द। So let's start with the first question. Rahul is a chartered accountant in P Limited. During the course of meeting with directors, he came to know that as against the previous years, this year company is going to declare handsome dividend offer. It is observed that when such news become public, then the share market jumps up. Considering it, Rahul purchased large number of company's share before this news reached to the public. So this is the case and you need to identify the type of malpractices used by Rahul. Okay, फंक्शंस यहाँ नहीं पहचान, जैसा कि हमने कहा भी था कि जो आज हमने पढ़ा उन सभी को मिला करके कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज प्राइस रिगिंग। जैसा याद होगा हमने डिस्कशन में सीखा समझा कि प्राइस रिगिंग का मतलब क्या होता है। एंड अगेन क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो यही कहूँगा, अगर प्राइस रिगिंग की मीनिंग आप भूल गए हो या कन्फ्यूज़न है कोई तो वापस वीडियो के उस सेक्शन को एक बार देख लें आप। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। द डायरेक्टर ऑफ जेड लिमिटेड डिसाइडेड टू डिक्लेयर बोनस इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स इन इट्स एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, तो कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग होता है जिसमें कंपनी ने डिसाइड किया कि वो बोनस इक्विटी शेयर्स देंगे अपने शेयर होल्डर्स को। Immediately, one of the director purchases 20,000 shares from the market at the rate ₹30 per share and sold them at the rate ₹100 per share as bonus issue was declared and made capital gain from it. तो जैसा कि ऑफर दिया गया एनुअल जनरल मीटिंग में बताया गया उसी को समझ करके उसी का फायदा लेकर के डायरेक्टर ने क्या किया, 20,000 शेयर्स को मार्केट से परचेज किया ₹30 के रेट पर और फिर उसने उसको बेच भी दिया मार्केट में ही ₹100 के रेट पर। ठीक है, और जिससे उसको कैपिटल गेन हुआ है। नेम द प्रैक्टिस यूज्ड बाय द डायरेक्टर। आई थिंक सब लोग पहचान गए होंगे। द करेक्ट आंसर इज इनसाइडर ट्रेडिंग। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3।
identify the following, identify the function of Securities and Exchange Board of India being promoted in the following cases. तो अब आपके सामने 3 केसेस हैं जिसमें कि आपको फंक्शंस पहचानने, ओनली फंक्शंस. सो द फर्स्ट केस, SEBI has introduced new rules which will prevent the outgoing promoters from continuing to exercise their control on the company directly or indirectly. ठीक है, काफी आसान है पहचानने में. एंड द फंक्शन इज रेगुलेटरी फंक्शन. जहां कंट्रोल की बात आएगी वहां रेगुलेटरी हो जाएगा. ओके. सेकंड केस, SEBI has emphasized that there should be some uniformity in the remuneration rates for financial intermediaries so that arbitrage opportunities are reduced and investors can take proper decisions. And the correct answer is protective function. Now the third case, SEBI has imposed a total penalty of rupees 2.5 crore on 10 individuals for indulging in manipulative trading in the share of the company. ठीक है, तो ये केस है जिससे आपको क्या पहचानना है, फंक्शन ऑफ SEBI, एंड द फंक्शन इज अगेन प्रोटेक्टिव फंक्शन. सो इन दिस वे आज के हमने इस कुछ क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चंस को समझ करके अपने पढ़े हुए टॉपिक का एक तरह से रिवीजन किया, और होप सो जो डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो चुके होंगे. एंड विद दिस होप कि आप सभी को आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और साथ साथ अपने फीडबैक को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.